चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अह, तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे एक दफा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कॉस्ट का क्या मतलब होता है। इसमें बताया था कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। और इसके अलावा मैंने बताया था कि हम कॉस्ट को दो हिस्सों में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। सोर्सेज के बेसिस पे कितने तरह की कॉस्ट बताई थी मैंने, चेतना आपको याद है? What are Yes, the sir. different types of cost on the basis of sources? Like explicit cost or implicit cost. Explicit and implicit. अक्षिता, मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षिता, अक्षिता, am I audible? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है अक्षिता, बिल्कुल भी। ग्रीटिंग सर। ओके। और बहुत लेट ज्वाइन किया आपने आज, क्या बात है? सर वो ज्वाइन हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, ओके। तो अक्षिता, हम लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ना वो अभी रिवाइज ही कर रहे हैं हम। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने दो तरह की कॉस्ट पढ़ी थी सोर्सेज के बेसिस पे। आप मेरे को बताओगे दो तरह की कौन कौन सी कॉस्ट थी, सोर्सेज के बेसिस पे कौन सी थी? कुछ भी अगर आपको याद हो। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, दो तरह की कॉस्ट थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एनी आइडिया एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है? किसको हम इम्प्लिसिट, किसको एक्सप्लिसिट कहते हैं? अक्षिता, नहीं भी पता है तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप बोलिए, नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। लेकिन आई वॉन्ट यू सर टू। एक बार दोबारा बता दो, ढंग से ठीक याद है, नहीं। ओके, कोई बात नहीं। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना, आप इमीडिएटली बता दिया करो, क्योंकि ऐसे वेट करना पड़ता है ना रिस्पॉन्स का, फिर परेशानी होती है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अ, आप ना बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हो, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, हमें बिजनेस के लिए मशीन खरीदनी है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको ये चीज़ तो चाहिए ना, मशीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, फ्यूल चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए जहाँ पे आप काम करोगे। इसके अलावा लेबर चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना आपके पास पहले से होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बाजार से खरीदने पड़ते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, कुछ चीजें आप बाजार से खरीद के लाओगे। जो चीजें आपके पास पहले से होती हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, उसकी जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू होगी, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपके पास फर्नीचर पहले से है, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपके पास शॉप पहले से, जहाँ पे आप काम करोगे वो स्पेस आपके पास पहले से है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक मैनेजर की जरूरत है, मैनेजर आपके पास पहले से है, आपको बाहर से किसी को एम्प्लॉय या हायर करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें आपके पास पहले से हैं उनकी जो वैल्यू होती है ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट में वो जितने का मिल जाएगा, अगर खरीदा जाता तो कितने में मिलता, वो वैल्यू कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे फर्नीचर मेरे पास है, फर्नीचर अगर मैं बाजार से खरीदना चाहूँ तो 10,000 रुपये का पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। तो 10,000 रुपया क्या है, ये उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इसी तरीके से एक मैनेजर मुझे हायर करना था, मैंने कहा यार मैनेजर क्या ही करेंगे, हायर करके काम करते हैं, अपने मैनेजर को ही हम बिजनेस में, मतलब मैं खुद ही अपने बिजनेस में मैनेजर की तरह काम कर लूंगा। तो मैं अगर कहीं और काम करता ना, मैं किसी और कंपनी में एज अ मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता, तो मुझे 60,000 रुपये की सैलरी मिल सकती थी, लेकिन मैं वो सैलरी सेक्रीफाइस करके अपने बिजनेस पर टाइम दे रहा हूँ। इसका मतलब मेरे मैनेजरियल सर्विसेज की मार्केट वैल्यू क्या है, 60,000 है, तो ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। जो चीजें आपकी खुद की हैं, आप बिजनेस में लगा रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। समझ आया? और जो चीजें आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, फर्नीचर है, लेबर है, जो चीजें आपको किराए पे लेनी पड़ रही हैं या खरीदनी पड़ रही हैं, उसके लिए जो पैसा देना पड़ रहा है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अक्षिता, अभी समझ आया आपको? यस सर। तो इसके अलावा एक और कॉस्ट पे हमने बात करी थी, आपको एक और तरीका बताया था कॉस्ट को क्लासिफाई करने का, दैट वाज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। बताया था ना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, उसको क्या कहते हैं चेतना? कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती Sir, उसे क्या fixed. कहते हैं? उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। और वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, आप में से कोई भी? चेतना, पहले आप कोई एक एक फिक्स कॉस्ट का मेरे को कोई एग्जाम्पल दो आप। गिव मी वन एग्जाम्पल फॉर द फिक्स कॉस्ट। Sir, land, machinery. लैंड मशीनरी, करेक्ट। ओके, एंड अक्षिता,
कोई एक एग्जांपल आप मेरे को बता सकते हो वेरिएबल कॉस्ट का? इजी है ना क्वेश्चन, इतना मुश्किल तो नहीं पूछा मैंने आपसे सवाल। वेरिएबल कॉस्ट का कोई एक एग्जांपल। सर लेबर। लेबर, करेक्ट। एक और बता दो फटाफट से, एक और सर बता रॉ दो। मटेरियल। परफेक्ट, वेरी गुड। सो लेबर और रॉ मटेरियल ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, और मशीनरी, लैंड, फर्नीचर ये सब फिक्स कॉस्ट है। इन सब पे होने वाला कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। ओके, सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट का अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो डायग्राम कैसे बनता है, चेतना कैसे बनेगा इसका डायग्राम? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, वर्टिकल टू वाई एक्सिस बनेगा, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। परफेक्ट, सो इस तरीके से बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट आपको बताया था, वेरिएबल कॉस्ट की खासियत क्या है कि ये बढ़ता रहता है हमेशा, लेकिन इसके बढ़ने का ना एक पैटर्न बताया था। चेतना याद है आपको क्या पैटर्न है वो वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का, क्या तरीका है? कि ये बढ़ेगा थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक ये बढ़ता ही रहेगा वेरिएबल कॉस्ट जब भी आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन शुरुआत में इसके बढ़ने का पैटर्न अलग होता है, बाद में बढ़ने का पैटर्न अलग होता है। याद है कुछ? नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर प्रॉपर्ली। पहले बढ़ेगा हाँ, इंक्रीजिंग रेट और उसके बाद इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ओके, सो पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, और बाद यस में बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। ऑलराइट, तो शुरू शुरू में यस ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। शुरू में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और शुरू में डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग रेट के बढ़ने की वजह से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो डायग्राम कैसा बनता है इसका? क्या शेप होता है डायग्राम का? एनी आइडिया? सर इनवर्सली एस एस शेप्ड कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनवर्सली एस शेप डायग्राम बनेगा, और ये इस तरीके से आप बना सकते हैं इनवर्सली एस शेप डायग्राम। दिस इज द इनवर्सली एस शेप्ड वेरिएबल कॉस्ट कर्व। और इसका रीजन होता है, इसका रीजन एक रीजन तो ये है कि ये इनवर्सली एस शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस पे हम कभी और बात करेंगे, फिलहाल तो आप याद रखिए कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये इनवर्सली एस शेप बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमने टोटल कॉस्ट के ऊपर भी बात करी थी। टोटल कॉस्ट में बताया था कि ऐसी ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है ना, सॉरी, टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के आती है, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है टोटल कॉस्ट भी बढ़ता ही रहता है। और इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि फिक्स या वेरिएबल हम ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाता है। और टोटल कॉस्ट कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर पे ही टोटल कॉस्ट डिपेंड करता है, इसलिए इसका डायग्राम जब आप बनाओगे ना तो डायग्राम भी वेरिएबल कॉस्ट से मिलता जुलता ही होता है, इनवर्सली एस शेप्ड ही बनता है। इस तरीके से बनेगा इनवर्सली। अब देखो, इसका शेप और वेरिएबल कॉस्ट का शेप एक ही जैसा था, लेकिन फर्क ये है कि अगर आप तीनों को एक ही डायग्राम पे बना के देखेंगे ना फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपको फर्क समझ आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट तो इनवर्सली एस शेप्ड होता है, टोटल कॉस्ट भी इनवर्सली एस शेप्ड होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो हमेशा वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट से। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इस पे बात कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन करूंगा। चलो ठीक है, पहले तो ध्यान से समझ लो अक्षिता और चेतना। मार्जिनल टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल टर्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और मार्जिनल टर्म का मतलब एक्स्ट्रा है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट। सर किस चीज की एडिशनल कॉस्ट? एडिशनल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यूनिट ऑफ आउटपुट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे
मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ ये कि सपोज मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है आउटपुट की और ये दे रखा है टोटल कॉस्ट। तो एक यूनिट पे मान लो टोटल कॉस्ट थी 500। फिर जब मैंने 2 यूनिट प्रोड्यूस किया तो ये कॉस्ट हो गई 560। फिर 3 यूनिट पे ये कॉस्ट हो गई मान लेते हैं 650। फिर 4 यूनिट पे ये कॉस्ट हो गई मान लीजिए 900। क्लियर है पॉइंट? तो ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ये तो क्लियर ही है। लेकिन आप अगर गौर करोगे ना आपको समझ आएगा कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट सॉरी टोटल कॉस्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा है ना उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल कॉस्ट 500 है। जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, 1 से 2 यूनिट पे आ गए, आप मेरे को बताओ टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है? पहले 500 लग रहा था, अभी 560 लग रहा है। तो कितना चेंज आ रहा है इसके अंदर? व्हाट इज द चेंज इन द टोटल, व्हाट इज द सर चेंज इन द टोटल कॉस्ट? 60। 60। तो ये जो 60 का चेंज आया है ना बच्चे, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली फिर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट और प्रोड्यूस किया और इस बार हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है देखो जरा। पहले 560 लग रहा था, अभी 650 लग रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 90 आई गेस, राइट? दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, फोर्थ यूनिट पे जाते जाते हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ के 900 हो गई। तो कितना एक्स्ट्रा लगा है बताओ जरा। अक्षिता आप बताइए, 650 से वो 900 चला गया तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है कॉस्ट? व्हाट इज दी एडिशनल कॉस्ट अक्षिता? अक्षिता मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको समझ आ रहा है अक्षिता? ये क्लियर है? नहीं भी आ रहा तो आप बताओ, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। इफ यू आर नॉट एबल टू इवैल्यूएट के मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, देन ऑल्सो टेल मी। अक्षिता, ओके। चेतना बताइए, चेतना। तो पहले 650 लग रही थी कॉस्ट, अभी 900 है। कितना चेंज आ रहा है कॉस्ट में? सर 250। 250 का। तो 250 क्या कहलाएगा आपका? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। जो भी चेंज आता है ना टोटल कॉस्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। समझ आया? क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का ये क्लियर, तो ये तो क्लियर हो गया सर। एडिशनल कॉस्ट जो भी लगती है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट पे, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट लग रही है ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि एडिशनल कॉस्ट जो है ना, सॉरी जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो आप टोटल कॉस्ट के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड either on the basis of variable cost, or you can also write total variable cost and total cost. You can calculate the marginal cost either on the basis of total variable cost or total cost. You will get the same answer. So marginal cost can be calculated, या तो आप total cost से calculate कर सकते हो उसको, या फिर वेरिएबल कॉस्ट से कर सकते हैं। यू विल गेट द सेम आंसर। तो हम करके देखते हैं, एक काम करते हैं, निकाल के देखते ही हैं। तो अब ध्यान से समझ कर रहिएगा, कुछ नोट करना नहीं है आपको फिलहाल। तो लेट्स से यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये आउटपुट है 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू बता दो भाई। वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट है मान लीजिए 20, फिर हो गया ये 38, फिर हो गया लेट्स से 50, उसके बाद ये हो जाता है 70, उसके बाद हो जाता है 100। इसके अलावा हम एक और कॉलम ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट का भी ले लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू भी गिवन है, लेट्स से 20 20 20 20 20। और अब आपको पता है, आप दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ऐड करके हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। कहाँ थे भाई स्पर्श? बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम। स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर।
कहाँ थे इतनी देर से? सर नेट नहीं चल रहा था। क्या बात है, आज सबको दिक्कत हो रही है क्या नेट की? चलो ठीक है, तो देखिए स्पर्श हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके और सर। अभी मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ रिवाइज ही करवाया, थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्ट का इंट्रो दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। देखो लास्ट क्लास में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? एडिशनल कॉस्ट जो भी लगती है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में आपको जितना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे ये आउटपुट है 1 2 3 4 और ये टोटल कॉस्ट लगा रहे थे मान लो 500, 2 यूनिट को बनाने में 560, 3 यूनिट को बनाने में 650 और 4 यूनिट को बनाने में 900 रुपए का खर्चा हुआ। तो आप मेरे को बताओ, अगर पहले यूनिट पे हम 500 खर्च कर रहे थे, दूसरे यूनिट पे 560 रुपए खर्च करने लगे, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है? 60। तो जो 60 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं ना, पिछले वाले से कंपेयर करते हैं, अभी जो कॉस्ट लग रही है पहले कितनी लग रही थी उससे कंपेयर करेंगे। 3 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 650 रुपए का खर्चा करना पड़ा, इसका मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कितना करना पड़ा है सर? 90 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली फोर्थ यूनिट पे हमारे टोटल खर्चा बढ़ के हो गया 900, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया भाई? पहले 650 था, अभी 900 हो गया, तो 250 इज द मार्जिनल कॉस्ट। Yes. इज दैट क्लियर? Yes sir. Okay. Other than this, I have also explained that marginal cost can also be calculated either on the basis of total variable cost and total cost. अभी फिलहाल जो हमने क्वेश्चन किया ना ऊपर, जो ये एग्जांपल आपको दिया मैंने यहाँ पे, तो हम मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे भी कैलकुलेट हो सकती है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत बहुत सिंपल है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है ना वो असल में वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आता है। जो भी चेंज आएगा टोटल कॉस्ट में वो किसकी वजह से आएगा? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से तो आता नहीं है। और जो भी चेंज आता है टोटल कॉस्ट में उसी को हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट कह रहे हैं। भाई चेंज को ही तो मार्जिनल कॉस्ट कह रहे हैं ना। 500 से 560 हो गया, कितना चेंज हुआ? 60 का, 60 ही मार्जिनल कॉस्ट है। फिर 560 से 650 हो गया, 90 का चेंज आया तो 90 मार्जिनल कॉस्ट है। चेंज को ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। समझ आई बात? और टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो आता ही वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। इसका मतलब आप टोटल कॉस्ट में चेंज के बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो या वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल लो, यू विल गेट द सेम आंसर इन एनी सिचुएशन। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो इसी को समझने के लिए, ये जो लास्ट पॉइंट आपको बताया ना, इसी को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में मैंने क्या लिया है? आउटपुट की वैल्यू ले ली है 1 to 5, वेरिएबल कॉस्ट ले लिया है, हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू ले ली है 20। अब टोटल कॉस्ट निकालना है हमें, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर देंगे। 20 + 20 इट विल बी 40, फिर 20 + 38 it will be 58, 20 + 50 it will be 70, 70 + 20 90, 100 + 20 it will be 120। समझे बात? अब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट सर, मार्जिनल कॉस्ट किसके बेसिस पे निकालोगे बताओ? सबसे पहले ना टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल के देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल के देख लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, इस पे मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ फर्स्ट यूनिट पे, बाद में आएंगे इस पे। अब देखो यहाँ पे सेकंड यूनिट पे टोटल कॉस्ट लग रहा है 58, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? पहले 40 लग रहा था ना, अभी 58 लग रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 18. 18। तो 18 क्या कहलाएगा आपका? दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। 18 इज योर मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद आगे कितना लग रहा है? 58 से 70 हो गया, बताइए। Sir 12. 12 मार्जिनल कॉस्ट है आपका। फिर 70 से 90 हो गया, कितना एक्स्ट्रा? 20. फिर कितना एक्स्ट्रा? 30। 30। परफेक्ट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाला है अभी फिलहाल किसके बेसिस पे निकाला है सर? टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकाला है हमने। अच्छा, क्या हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालते तो अलग आता क्या? देख लेते हैं निकाल के। मान लो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, पहले एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट था 20, 2 यूनिट पे हो गया 38, तो दूसरे यूनिट के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाया आपने? कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है? 18. 18। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे भी आंसर आपका सेम आ रहा है 18। अच्छा, फिर यहाँ देखो कितना चेंज आ रहा है, 38 से 50 हो गया तो कितना चेंज आया? 12, तो मार्जिनल कॉस्ट 12। 50 से 70 कितना चेंज? 20, और 70 से 100 कितना चेंज है? 30। सो ईदर यू कैलकुलेट दी मार्जिनल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी, और वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट दी सेम आंसर। आप किसी के बेसिस पे भी कैलकुलेट करो, आपको हमेशा
सेम आंसर ही मिलेगा। अब आ जाते हैं सर फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे मार्जिनल कॉस्ट की क्या वैल्यू होगी? तो फर्स्ट वाले पे मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकालने के लिए देखो, हमेशा किसी पे भी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको पहला वाला चाहिए होता, उससे पहले क्या था। जैसे सेकंड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए जब टोटल कॉस्ट के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इससे पहले टोटल कॉस्ट क्या थी, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं पहले यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहूंगा, तो मुझे कौन से यूनिट की टोटल कॉस्ट चाहिए होगी? बताइए, कौन से वाले यूनिट की मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए होगी? पहले से पहले वाली, फर्स्ट यूनिट से पहले वाली। फर्स्ट यूनिट से पहले क्या आता है जी? 0 यूनिट। अब सोचो 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी होगी, बताओ फटाफट से। 0 0। फिक्स कॉस्ट कितना लगा होगा? 20 20। तो टोटल कॉस्ट क्या रहा होगा? 20 20 रहा होगा। अब देख लो, अभी 40 है फर्स्ट यूनिट पे, उससे पहले कितना रहा होगा? 20। तो 20 और 40 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 20। तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी 20। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। सॉरी, हाँ, ओके। फर्स्ट यूनिट पे जो जो वो है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको 0 यूनिट का टोटल कॉस्ट पता करना पड़ेगा, अगर टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहे हो तो। समझ रहे हैं बात? फर्स्ट यूनिट पे अगर आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, तो आपको 0 यूनिट का टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप फर्स्ट और 0 वाले को कंपेयर करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल पाएंगे। टेल मी यस और नो, इज yes दिस क्लियर? ओके। लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप सिंपली वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही मार्जिनल कॉस्ट रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल होता है। देख लो, फर्स्ट 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 था, फर्स्ट यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 20 लग रहा है, इसका मतलब कितना चेंज है इसके अंदर? 20 20। तो और देखो वेरिएबल कॉस्ट भी 20 है। yes sir तो पॉइंट इज दैट के जब हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं ना मार्जिनल कॉस्ट, तो फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू सेम होती है, और जब टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं तो आपको 0 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करके हम निकालेंगे क्या मार्जिनल कॉस्ट बन रहा है। तो आई होप के ये आपको समझ आ गया होगा। अक्षता, चेतना, स्पर्श, कोई डाउट है तो पूछिए। sir clear है क्लियर, ओके। अक्षता, इज दिस क्लियर टू यू एज वेल? yes sir. अक्षित, ओके, फाइनली अक्षिता ने बोल ही दिया। अक्षिता वाज ऑन स्लीप मोड टिल दिस पॉइंट। ओके, चलें, थैंक यू। नहीं सर, मैंने बोला था उस टाइम पे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। चलिए मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ही हम पढ़ रहे थे अभी तक। मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज एन additional cost incurred by producer on production of any additional unit of the commodity। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है ना, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। एंड एनी चेंज अराइजिंग इन द टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट इंडिकेट मार्जिनल कॉस्ट। तो यही तो मैं बता रहा था आपको कि टोटल कॉस्ट में कोई भी चेंज होता है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे, या वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आता है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। चाहे टोटल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा हो या वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है, एनी चेंज ईदर इन द मार्जिनल, ईदर इन द वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, दिस इंडिकेट मार्जिनल कॉस्ट। तो कहने का मतलब मार्जिनल कॉस्ट दोनों से ही कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के ये फॉर्मूले हैं। अगर आप टोटल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये फॉर्मूला कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि देखो अभी आपके सामने मैंने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाया। आप मेरे को बताओ, क्या हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ी? मतलब क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी? no sir बताइए। नहीं, हमने तो ऐसे कैलकुलेट कंपेयर करके कैलकुलेट कर लिया ना। ये फॉर्मूला भी वही कर रहा है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप मार्जिनल कॉस्ट कभी भी फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट नहीं करते आमतौर पे। तो ये फॉर्मूला है अगर आप टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकालना चाह रहे हैं। तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस टोटल कॉस्ट की जगह पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा इस बार। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट n यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट n-1 यूनिट। तो याद रखिएगा
फॉर्मूला होता है ये, बाकी कोई खास रेलेवेंस इसका है नहीं क्वेश्चन के सॉल्व करने में। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये मैं आपको बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है। ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं, थर्ड फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। इसके ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है वहीं पे अप्लाई होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे अभी 5 मिनट बाद। फिलहाल देखो, फिलहाल हमें ये डेटा है हमारे पास, इसके बेसिस पे हमें मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, आउटपुट दे सॉरी टोटल कॉस्ट दे रखा है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस गिवन है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे हम सबसे पहले। मार्जिनल कॉस्ट अगर मैं टोटल कॉस्ट के बेसिस पे निकालूं तो याद रखिए तो भी आंसर सेम आएगा, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे तो भी सेम आएगा। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। तो 0 यूनिट पे तो कोई मार्जिनल कॉस्ट होती नहीं है, 0 यूनिट पे कोई मार्जिनल कॉस्ट होती नहीं है। और फर्स्ट यूनिट पे मैंने आपको बताया, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। तो क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 10 है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी 10 होगा। बाकी आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल कॉस्ट में जो जो चेंज आ रहा है उसको कंसिडर कर लो, या फिर वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको कंसिडर कर लीजिए। यू विल गेट दी सेम आंसर इन बोथ द सिचुएशन। सो 60 से 68 कितना चेंज आया, 8 रुपए का, तो 8 इज द मार्जिनल कॉस्ट। फिर 10 से 18 है, कितना चेंज आ रहा है, 8 का ही, तो आप इसके बेसिस पे निकालेंगे तो भी 8 ही आएगा। फिर 68 से 74 हो गया, कितना चेंज आया, 6 का। 74 से 79 हो गया, 5 का चेंज। 79 से 85 हो गया, 6 का चेंज। 85 से 95, 10 का चेंज। 95 से 110, 15 रुपीज का चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट ना टोटल कॉस्ट में चेंजेस के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल के बेसिस पे कैलकुलेट किया होता तो भी हमें सेम ही आंसर मिल जाता। बताइए, यहाँ तक क्लियर है स्पर्श, चेतना, अक्षता? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Clear है. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो एक चीज जो नोटिसेबल है ना इसमें, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट शुरू में घट रही है, नहीं 10, 8, 6, 5 यहाँ तक डिक्रीज हो रही है। और फिर इस मिनिमम, ये 5 ना मिनिमम पॉइंट है इसका, 5 के बाद ये उठना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। 5 के बाद 6, 10 और 15 इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरे को बताओ कि क्योंकि ये शुरू में डिक्रीज होती है और बाद में इंक्रीज होने लगती है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहता है ना, थ्रू आउट फिक्स ही रहता है। इसलिए अगर हम फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं वो कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या बिहेवियर है कि वो शुरू में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो उसका शेप कैसा होता है, वो इनवर्सली एस शेप्ड हो जाता है, ऐसा इनवर्सली एस शेप्ड। अच्छा सर, टोटल कॉस्ट का भी बिहेवियर सेम रहता है तो वो भी इनवर्सली एस शेप्ड। मार्जिनल कॉस्ट का मैं पूछ रहा हूँ कि ये ना मार्जिनल कॉस्ट शुरू में डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो डायग्राम बनेगा किस फॉर्म में, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्सली एस शेप्ड, या कोई और अल्फाबेट की तरह लगेगा? बताइए। Sir, inversely U shape. इनवर्सली यू शेप, इनवर्सली यू शेप का क्या मतलब है? आप सोच के देखो, इनवर्सली यू शेप एक दिमाग में आप एक कर्व बना के देखो, इनवर्सली यू शेप ऐसा होगा ना, यू जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर Sir, नीचे आएगा। यू शेप, करेक्ट। भाई चीज ना धीरे धीरे, ये मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली इसका शेप कैसा बनेगा, यू शेप बनेगा। इनवर्सली यू शेप तो कुछ होता है, इनवर्सली यू शेप बनेगा तो फिर तो मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर मैच ही नहीं करेगा। स्पर्श, Yes, इज sir. दिस क्लियर? ओके। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं मार्जिनल कॉस्ट का, तो आप देखिए डायग्राम इस तरीके से बनेगा। पहले जैसे मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ थी 10 पे था, तो अगली बार ये थोड़ा और कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा। अब एक मिनिमम पॉइंट अचीव करने के बाद ना इसका बढ़ना, ये बढ़ना शुरू होगा। तो देखो बढ़ना शुरू हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है और बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इसका डायग्राम ना यू शेप बनता है। अब एग्जैक्टली यू नहीं होगा, मतलब तकरीबन तकरीबन यू जैसा लगेगा देखने में। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलिए ओके। तो यहाँ तक हमने कर लिया ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और मतलब अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं वो। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं जरा अनवी से। अनवी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन किया आपने, कोई स्पेसिफिक रीजन?
So I was out, like घर पे नहीं थी, and I just reached and joined. ओके और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अगर आपने जस्ट इमीडिएटली ज्वाइन किया है तो आपको मार्जिनल कॉस्ट का समझ नहीं आएगा कुछ भी। और दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इनफैक्ट कॉस्ट में तो सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड से टॉपिक हैं और जब हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं ना तो सबका ही बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। Alright. So the recording आज की ले लूँगी then. हाँ ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो अच्छे से कर लें क्योंकि Recording. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले टॉपिक आगे भी, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, टेबुलर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको सारे कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ना पता हो। प्रॉब्लम होगी अदरवाइज बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको Alright. पढ़ लीजिएगा। Alright sir. चले, तो मैं यही कह रहा था कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो शुरू में डिक्रीज होती है, बाद में इंक्रीज होने लगती है और इवेंचुअली इसका डायग्राम जो है ना इसी वजह से यू शेप बनता है। और एज यूजुअल जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि किसी भी कर्व का जो शेप है वो वैसा होता क्यों है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट में आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड क्यों है, तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है। आप हमेशा कहोगे कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, वो मैं फिर कभी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। फिलहाल आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि इनवर्सली एस शेप्ड है वेरिएबल कॉस्ट कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टोटल कॉस्ट भी इनवर्सली एस शेप्ड है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो शुरू में डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है, इवेंचुअली बन तो रहा है ये यू शेप, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे भी रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। ये किस तरीके से है इस पे फिर कभी बात कर लेंगे क्योंकि अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा डिस्कशन, तो मैं अभी नहीं चाह रहा। आप याद दिला देंगे मेरे को तो मैं आपको समझा दूंगा किसी और टाइम। फिलहाल आपको ये याद रखना है और ये फिलहाल तो रेफरेंस में रखना है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये यू शेप होता है। अच्छा चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट पे। ये फटाफट से कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ इसमें मार्जिनल कॉस्ट की क्या वैल्यू आएगी। एवरीवन प्लीज कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन। करिए फटाफट से, स्पर्श चेतना कॉपी पे करना है आपको। दो मिनट में वैसे तो हो जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। तो अनविन अभी ज्वाइन किया तो उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगा इनफैक्ट में, ताकि कुछ आइडिया लग जाए आपको कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। नोट कर लिया सबने ये क्वेश्चन? Yes, sir. देखो अनवी, हम मार्जिनल कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी लगती है ना एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप लगाते हैं उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो अभी फिलहाल आप इतना ही जहन में रखें कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी लगेगी उसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। और इसी बात को जहन में रख के हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो मैं पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको करके दिखाता हूँ। यूनिट्स 1 2 3। ठीक है, चेतना थोड़ा सा वेट कर ले। हाँ जी, Certain. ओके। सो तो फर्स्ट यूनिट पे देखो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं ना अनवी, हम हमेशा पिछले कॉस्ट से कंपेयर करते हैं कि पहले कितना लगा था अभी कितना लग रहा है। तो हम फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसी। अब देखो सेकंड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप देखोगे पहले कितना लग रहा था। तो एक यूनिट पे लग रहा था 20 और 2 यूनिट बनाने पे लग रहा है 35। तो कितना एक्स्ट्रा लगा है? 15. 15 एक्स्ट्रा। ये 15 एक्स्ट्रा है ना इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम स्पेंड करेंगे दैट इज दी मार्जिनल कॉस्ट। फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, 2 से 3 पे आ गए, और एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के चक्कर में हमें हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो बढ़ के 35 से 42 हो गई। इसका मतलब 7 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट टाइम 4 यूनिट प्रोड्यूस किया आपने, टोटल कॉस्ट आपका बढ़ के हो गया 45। इसका मतलब 3 रुपए की मार्जिनल कॉस्ट है। इसके बाद अगली दफा ये 11 हो गया, 11 मार्जिनल कॉस्ट। फिर 56 से 70 हो गया, इसका मतलब 14 हो गया।
फिर 70 से 90 इसका मतलब 20 मार्जिनल कॉस्ट, और फिर 90 से 120 इसका मतलब 30 होगी मार्जिनल कॉस्ट। समझ आया? तो Yes. मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। सर एक वन एक्स्ट्रा, पे मार्जिनल कॉस्ट तो 20 होगी ना? सॉरी सर किस पे? वन पे सर इसी में 1 पे 20 होगी ना मार्जिनल कॉस्ट? 1 पे 20 कैसे होगी बताइए? सर टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट 1 पे सेम होगी शायद। नहीं, ये नहीं बताया था मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम होता है। तो फर्स्ट पे टोटल कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना फर्स्ट, तो हमें 0 यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओके सर। है ना? तो 0 यूनिट का टोटल कॉस्ट फिलहाल आप इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वैल्यू गिवन ही नहीं है आपको। यस समझ सर। रहे हैं? तो इसलिए इसको छोड़ दो। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी लगेगी एक्स्ट्रा यूनिट पे, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, एक चीज जो और मैं बता रहा था इन लोगों को कि मार्जिनल कॉस्ट का एक बिहेवियर है कि ये शुरू में ना डिक्रीज होती है इसकी वैल्यू 1573 रिड्यूस होती रहती है इसकी वैल्यू, और बाद में एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना ये फिर इंक्रीज होना शुरू करती है। तो शुरू में डिक्रीज होगी और बाद में इंक्रीज होगी, और इसी वजह से जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, क्योंकि जाहिर है शुरू में डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज होगा, तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा और बाद में अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। पहले नीचे जाएगा, पहले रिड्यूस होगा बाद में इंक्रीज होगा, देयरफॉर इट इज अ यू शेप, जिसे कहते हैं यू शेप कर्व होता है इसका, यू शेप्ड कर्व। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, एक मिनट। हाँ जी, तो ये और क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है इस बार आपको। तो ये भी सिमिलर है, जैसे हम टोटल कॉस्ट में चेंजेस देखते हैं ना, जितना भी चेंज आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट में भी जो चेंज आएगा ना उसको हम मार्जिनल कॉस्ट ही कहते हैं। तो जैसे वहां निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। देखो, मार्जिनल कॉस्ट 0 पे तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट यूनिट पे अगर वेरिएबल कॉस्ट 30 दे रखा है, आप देखिए पहले लग रहा था 0, अभी लग रहा है 30, तो अनवी कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है इसमें? 0 यूनिट 30, से sir. 1 यूनिट पे आके 30 एक्स्ट्रा है, तो 30 विल बी दी मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली सेकंड यूनिट पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के 55 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा लगा? 25 एक्स्ट्रा लगा, तो 25 इज द मार्जिनल कॉस्ट। अगली दफा 15 एक्स्ट्रा लग रहा है, 15 मार्जिनल कॉस्ट। 5 एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 मार्जिनल कॉस्ट। फिर 35 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 35 मार्जिनल कॉस्ट। फिर 50 एक्स्ट्रा लग रहा है, 50 मार्जिनल कॉस्ट हो गया। फिर 150 से 220 70 एक्स्ट्रा है, तो 70 मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो सेम ही तरीका है कैलकुलेट करने का, जैसे टोटल कॉस्ट में करते हैं वैसे यहाँ पे करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट भी निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है। ट्राई करोगे आप लोग फटाफट से? ट्राई करिए, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालिए फटाफट से। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद है ना अनवी? क्या फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट का? So fixed cost plus variable cost is the करेक्ट, total cost. परफेक्ट। और जब टोटल कॉस्ट आ ही जाएगा तो आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट तो खैर अभी भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट तो अभी अभी भी आप वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। खैर, करिए और बताइए टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज बताइए। सर डन। ओके स्पर्श, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
Done. Okay. Chetna, done? Yes, sir. All right. Tell me the values of total cost. Total cost. Sir, 50, 50, correct. 65, Mm-hmm. 70, Mm-hmm. 80, Mm-hmm. 83, Mm-hmm. 90, 105, ठीक है, 125. करेक्ट. ओके. अक्षिता, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू बताओगे आप? अक्षिता, can you tell me the values for the marginal cost? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे फिर से. ओके, एनीवेज चलिए अनवी बता दें आप. Yeah, so पहला वाला blank ही रहेगा. नहीं रहेगा. क्यों फर्स्ट sir? यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है. Not on the zero. Okay sir. ओके. ओके. तो 30 का 30 रहेगा. हम्म. उसके बाद 15, हम्म. 10, हम्म. 5, 3, 7, 15, 20. परफेक्ट. ऑलराइट. तो मेरे ख्याल से समझ आ गया मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है. चलिए ओके. तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये करें सब लोग. दिस टाइम मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो एक काम करो, मैं आपको ना ऐसा एक एग्जांपल पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप ये वाला अटेम्प्ट कर लेना. इजी है वैसे तो वो भी, लेकिन एक कर देते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए आउटपुट गिवन है आपको 1 2 3 4 5 और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है आपको, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो देखो, अभी तक हमने ये तो सीखा है कि वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे आप मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे भी मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हो. इस बार क्या है कि इस बार टोटल वेरिएबल दोनों ही नहीं दिए हैं, आपको मार्जिनल दे रखा है. इस बार मार्जिनल जैसे 50 दे रखा है, फिर 30 दे दिया, फिर 10 दे दिया, उसके बाद 60 और उसके बाद 100. ये वैल्यूज गिवन है. और इस पे फर्स्ट यूनिट पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू, एक सेकेंड, इस पे टोटल कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 70. ठीक है. तो आपको टोटल कॉस्ट की वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जिस तरीके से हम टोटल कॉस्ट के बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, अब उल्टा चलना है, हमें मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे. अब खुद ही सोचो, अगर हम यहाँ डिफरेंसेस देख के ये कहते हैं दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सुनो, मार्जिनल कॉस्ट क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. कौन से वाले एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में बात करते हैं सर? आप टोटल कॉस्ट के बारे में भी बात कर सकते हो. अगर टोटल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो भी यू विल गेट द सेम आंसर. वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे बात करेंगे अगर, तो भी यू विल गेट द सेम आंसर. तो बेसिकली फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की, कि मार्जिनल कॉस्ट ये बताता है कि टोटल कॉस्ट में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा चेंज आया है, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है. तो देखिए, पहले यूनिट पे तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना ही नहीं है, वो तो दे ही रखा है आपको. सेकंड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 30. आप समझ रहे हो मार्जिनल कॉस्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? वो आपको बता रहा है कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, कितनी एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट लगी है. तो पहले से 70 तो लगी रही थी, अभी एक्स्ट्रा और कितनी लग गई? 30 लग गई. तो आप मेरे को बताओ कि टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब? पहले से 70 टोटल कॉस्ट लग रही थी, अभी 30 एक्स्ट्रा लगेगी, तो कितना हो जाएगा? 100. 100. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अनवी, चेतना, अक्षिता. Yes sir. ओके. नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट लग रही है 10, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है 10. पहले से 100 है, अभी एक्स्ट्रा लग रही है 10. इसका मतलब नाउ 110. अच्छा, नेक्स्ट टाइम मार्जिनल कॉस्ट जो है 60 है, फिर से मार्जिनल कॉस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि टोटल कॉस्ट में 60 रुपए का चेंज आया है, इसका मतलब ये 170 हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम मार्जिनल कॉस्ट 100 है, इस बार ये इंडिकेट कर रहा है कि टोटल कॉस्ट में 100 रुपए का चेंज आया है. ठीक है जी, 100 रुपए का चेंज कर देते हैं, 270. बताइए अक्षिता, आपको क्लियर है? अक्षिता, इज दिस क्लियर टू यू एज वेल? अक्षिता की आवाज ही नहीं आ रही है. मैं चेतना, आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके. चलें अब आगे चल रहे हैं. अब मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है.
दिस इज ऑल्सो सिंपल। अब मेरे को बताओ, अगर फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट 50 दे रखा है तो आप बता सकते हो फर्स्ट यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सर 50। करेक्ट। क्यों होगा 50? क्योंकि सर आपने अभी बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पे सेम ही रहता है, तो सेम सेम लिख दो। अगली दफा मार्जिनल कॉस्ट 30 है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में 30 का चेंज आया है। पहले से 50 है, 30 का और चेंज कर दो 80। नेक्स्ट टाइम 10 का चेंज आया है 90, नेक्स्ट टाइम 60 का चेंज आया है 150, नेक्स्ट टाइम 100 का चेंज आया तो ये हो गया 250। इज दिस क्लियर? अनवी, चेतना, स्पर्श, अक्षिता। यस सर। सर एक सेकेंड, एक डाउट। इस सब से हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो फिक्स कॉस्ट से निकाल। क्योंकि टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। हाँ करेक्ट। तो पहले में 20 आया, दूसरा वाला आपने 80 लिखा है, 20 20 है, ओ ओ 20 है, 80 है, 80। 80 है ना? हाँ फिर ठीक है, ठीक है, फिर आ जाएगा 20, सबका 20 आ जाएगा फिर। हाँ आई थॉट वो 20 लिखा है तो कैसे आ रहा है? ठीक है। चलो ये क्लियर है ना सबको? या चलो ओके, तो ये वाला करके दिखाओ फटाफट से, ये सॉल्व कीजिए। अक्षता मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अगर आ रही है तो आपके प्लीज नोट करो, सॉल्व करो, और अगर कोई डाउट है आपको तो पूछो। सर 8th पे कोई वैल्यू नहीं है ना? 8th वो गलती से लिख दिया था मैंने, 8th है ही नहीं। 8th वाली क्वांटिटी आप मत लीजिए, 8th वाला यूनिट आप इग्नोर कर दो ऐसे। ओके सर। सर हो गया। ठीक है, बाकी लोग भी बता दें भाई। ओके अक्षता, आपके माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप चैट में बता देना मुझे। सर डन। ओके चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? अनवी बताइए, वेरिएबल कॉस्ट बताइए सबसे पहले। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या कैलकुलेट करिए? सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है बट मैंने किया है, सो हम्म एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। सॉरी सर। नो जब प्रॉब्लम। पहला वाला 15, 8, 8 हाँ नहीं, 8 नहीं आएगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट ये इंडिकेट करता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट सेकंड यूनिट पे 7 है, वो इंडिकेट कर रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपीज से बढ़ जाएगा। तो अगर फर्स्ट पे 15 आपने निकाला है तो नेक्स्ट टाइम 7 उसमें ऐड करेंगे। ऐड होएगा। ऑल ठीक है, राइट सर, ठीक है सर, फिर तो कंफ्यूजन फिर वो क्लियर। बाकी फिर आपने गलत ही हाँ किया होगा। 22, 27, हम्म 29, हम्म 37, ठीक है 52। ठीक है, फिर 25 और ऐड कर देंगे उसमें। यस सर। ओके ऑलराइट। अक्षिता, सॉरी चेतना, आप बताएं टोटल कॉस्ट की वैल्यूज बताएं फटाफट से। 25, हम्म 31, हम्म 36, ठीक है 38, 46, हम्म आपकी आवाज, आपके साथ 61 कुछ नेटवर्क का इशू है and शायद। अच्छा ठीक है, स्पर्श आप बता दो मेरे को फटाफट से टोटल कॉस्ट। मुझे इसकी आवाज क्लियर नहीं है ना चेतना की। सर 25, हाँ 30, 32, हम्म 37, हम्म 39, ठीक है 47। ठीक है ओके ओके।
तो बाकी भी सही होगा आपका। चलिए ठीक है, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। आपको आज की क्लास में मैंने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ही बताया, क्योंकि आप सब ने लेट ही ज्वाइन किया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगाना पड़ गया। तो आप ना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा मार्जिनल कॉस्ट तक सब कुछ, और अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। टेबुलर क्वेश्चंस होंगे वो, कि वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन पे ही बात करेंगे। और उसके बाद कुछ नया इसमें एवरेज कॉस्ट रहेगा अगली क्लास का टॉपिक, लेकिन उससे पहले कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मेक श्योर जो जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, उन सब का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास में हम टेबुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे अभी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इसके मुकाबले मुश्किल होगा क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यूज भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक टाइप के वो क्वेश्चंस होंगे। तो मेक श्योर कि आप एक तो क्लास मिस मत करो, टाइम पे ज्वाइन कर लो, और वो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आप बैठें क्लास के लिए। ठीक है, चले फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चले, ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय सर।